Hello everyone, let's get started with our new chapter of NCERT, that is Biomolecules of class 11th. So let's get started with this. There is a wide diversity in living organism in our biosphere. तो जो हमारा बायोस्फीयर होता है उसमें जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड डाइवर्सिटी है. नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज़, अब एक जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स. तो जो ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेम केमिकल्स के बने हुए हैं, एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के. यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज़ परफॉर्म्ड. और हमने केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी एनालिसिस हम कैसे करते हैं. इफ़ यू परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन अ plant tissue, animal tissue और a microbial plate, we obtain a list of elements. तो अगर यही एलिमेंटल एनालिसिस यानी कि हम करते हैं केमिस्ट्री में हम कि ये वाला एलिमेंट है इसकी एनालिसिस करते हैं या फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, तो उसी तरीके से हम अगर किसी प्लांट की एनालिसिस कर रहे हैं या फिर एनिमल की एनालिसिस कर रहे हैं तो उनमें हमको कुछ एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं. तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सेवरल अदर तरीके के जैसे नाइट्रोजन हो गया. तो हमें ये कंपाउंड जो हैं ये मिलते हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू. और उनका क्या है, एक प्रॉपर कंटेंट मिलता है हमें कि हाँ इतने अमाउंट में जो है ये इसका मास प्रेजेंट है. इफ़ द सेम एनालिसिस इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, और अगर इसी तरीके की एनालिसिस हमने एक पीस में की अर्थ क्रस्ट के, अर्थ में, सो एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट. तो हमको उन नॉन लिविंग मटेरियल से भी सेम तरीके की क्या होगी, लिस्ट हमको मिलेगी. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट. तो अब इन दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है. इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट. अगर हम इस एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस हमको मिलेगा नहीं. All the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of living tissue. तो जो जो एलिमेंट्स हमको अर्थ क्रस्ट के सैंपल में मिले हैं वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमको एक लिविंग टिश्यू में भी मिलते हैं. हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust. हावेवर हमको ये ज़रूर मिल जाता है कि जो एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कार्बन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट. ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. तो हम ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम ये केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं. सो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरीके के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. हाउ डज़ वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर. अब एक कोई भी इंसान इसके आंसर्स को कैसे कैसे वो बता पाएगा. सो टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा. वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू. इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे. वो लिविंग टिश्यू कोई भी वेजिटेबल हो सकती है या फिर एक लिवर का पीस हो सकता है, और हमें उसे क्या करना है, हमें उसे पीसना है, हमें उसे ग्राइंड करना है. और एक जो वो होता है ना मोटर और पेस्टल, मतलब वो जो जड़ी बूटी अगर आपने देखी होंगी कुछ पीसने वाला इस तरीके का, तो उस तरीके से एक मोटर और एक पिस्टल होता है. ऐसा होता है वो, इस तरीके से कटोरा होता है और एक ऐसे वो पीसने वाला वो होता है. उसमें क्या करते हैं, इसको चला के क्रश करते हैं. और उसमें हमने क्या किया, हमने उसमें ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड डाला उसमें. ठीक है, हमने ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड के साथ इसको मिक्स किया. सो वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी. तो हमको एक थिक स्लरी मिलती है. इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लोथ और कॉटन. तो हमने फिर उसके बाद क्या किया है, स्लरी जो हमको मिली इसको हमने छान लिया
और इसको हमें 2 फ्रैक्शंस मिले। एक तो फ्रैक्शन जो कि छन के नीचे आ गया, ठीक है, जो कि सॉल्यूबल है, और दूसरा वाला जो कि उस क्लॉथ पेपर में रुक गया। सो वन इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड पूल एंड द सेकेंड। तो इसके बाद जो पहला जो फिल्ट्रेट है, मतलब जो फिल्ट्रेट जो छन के नीचे आया उसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, या फिर टेक्निकली इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। और जो दूसरा वाला है वो होता है रेटिनेट। रेटिनेट मतलब जो होता है एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, जो कि उस क्लॉथ के ऊपर प्रेजेंट है। So scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनको बहुत सारे क्या हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो केमिकल्स हैं वो मिल गए हैं इस एसिड सॉल्यूबल जो पूल है, इसमें उनको थाउजेंड ऑफ केमिकल्स क्या होते हैं, मिलते हैं। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. तो अब जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक लिविंग टिश्यू के सैम्पल को क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, या फिर हम जो आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। It will suffice to say her that one extract the compounds, then subject the extract that say here that one extracts the compound, then the subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड। तो हमने क्या किया, एक कंपाउंड को क्या किया, आइसोलेट किया और उसको प्योरीफाई किया। एनालिटिक टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो अब ये जो एनालिटिक टेक्निक्स होती हैं, इससे हमें क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, या फिर प्रोबेबली उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो वो कंपाउंड जो कि हमें कार्बन कंपाउंड जो हमें मिल रहे हैं लिविंग टिश्यू से, हम उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन देम। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। हाउ डू वी नो दिस, और हमें ये पता कैसे चलता है, अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिसरप्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्लाइटली डिफरेंट और डिसरप्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं। वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। एक हम क्या करते हैं, वेट करते हैं एक लिविंग टिश्यू का, वो एक लीफ भी हो सकती है या फिर एक लिवर की हो सकता है, उसका वेट वेट, या फिर उसको सुखा के हमने ले लिया, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, सारा पानी इवेपोरेट करा दे रहे हैं। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। तो जो जितना भी रिमेनिंग मटेरियल जो बचता है वो क्या होता है, उसका ड्राई वेट होता है। नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुल्ली बर्न्ड, अब हमने क्या किया, उस जो ड्राई करने के बाद हमने उसको जला दिया। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। तो जितने भी उसमें कार्बन कंपाउंड्स हैं और वाटर वेपर हैं वो क्या हो गई, उससे रिमूव हो गई, और जो नीचे बची वो क्या बची, वो ऐश बची, राख बची। दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। और ये जो राख बची इसमें सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट और फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस। एंड दोज कंपाउंड जैसे कि सल्फेट हो गया या फिर फॉस्फेट हो गया, वो हमको एसिड सोल्यूशन फ्रैक्शंस में मिलते हैं। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc. तो ये जो एलिमेंटल एनालिसिस है, इससे हमें क्या मिलती है, हमें एलिमेंटल कंपोजिशंस मिलती हैं लिविंग टिश्यू की, जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन इनकी फॉर्म्स में होती हैं। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये जो एनालिसिस है इससे हमें एक आइडिया मिलता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि एक लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं।
From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketones, aromatic compounds etc. तो अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया या एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया. बट फ्रॉम a biological point of view we shall classify them into amino acid, nucleotide, bases and fatty acid also. और जब हम इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम क्या देख सकते हैं, हम एक अम्यूनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड बेसेस या फिर हम फैटी एसिड को को हम देख सकते हैं. अब हमें एक ये लिस्ट दी हुई है कंपाउंड्स की, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि एक जो नॉन लिविंग और जो लिविंग मटेरियल है उसमें कितना हमें वेरिएशन जो है वो मिल रहा है. तो अब जब हम एक अर्थ क्रस्ट में देख रहे हैं और ये हम ह्यूमन बॉडी में देख रहे हैं तो सिलिकॉन नहीं प्रेजेंट है, इट इज़ नेग्लिजिबल इन ह्यूमन. मैग्नीशियम कितना है, 0.1% है ह्यूमन बॉडी में, कैल्शियम 1.5. तो इस तरीके से जब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है जबकि ह्यूमन बॉडी में 3.3% प्रेजेंट है. और ऑक्सीजन जो है 65% प्रेजेंट है, कार्बन 18% प्रेजेंट है और अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.03% प्रेजेंट है. अब हमारे पास वो कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि NaCl या CaCO3 या फिर PO4 3 नेगेटिव या SO4 2 नेगेटिव. So now amino acid are organic compounds containing an amino group and an acidic group. तो amino acid वो compounds होते हैं जिनमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि अम्यूनो एसिड प्रेजेंट होता है. और ये क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप जो होता है वो सब्सटीट्यूट करता है सेम कार्बन में, जो कि क्या है, अल्फ़ा कार्बन है. और ये क्या फॉर्म करता है, अल्फ़ा अम्यूनो एसिड की कहलाता है ये. दे आर सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स, इसमें सब्सटीट्यूटेड मिथेन्स होते हैं. देयर आर 4 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन. और ये जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं मिथेन्स की, उनमें जो 4 पोजीशंस होती हैं वो 4 वैलेंसी होती हैं, क्योंकि और वो अलग अलग ग्रुप से क्या होती हैं, सब्सटीट्यूट होती हैं. जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या फिर एक में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा. इस तरीके से अम्यूनो एसिड में क्या होता है, एक NH2 प्रेजेंट होता है, एक COH प्रेजेंट होता है और एक H प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे क्या होता है, एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो वही इसमें लिखा हुआ है. हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स. और ये जो अम्यूनो एसिड होते हैं ये 20 टाइप के होते हैं. एक किसमें, एक सेल में, एक असेंशियल जो होते हैं वो 20 होते हैं. द R ग्रुप इज इन दीज प्रोटीनेशियस अम्यूनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन. और ये जो R ग्रुप होता है वो अलग अलग हो सकता है. जैसे कि अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि जो ये था हमारा, यहाँ पे R ग्रुप था, अगर ये R ग्रुप एक हाइड्रोजन है सिर्फ, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ग्लाइसिन कहेंगे. ये एक अम्यूनो एसिड होता है. इस तरीके से अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको एलेनिन कहेंगे. अगर उसमें हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम सीरीन कहेंगे. सो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अम्यूनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अम्यूनो, कार्बोक्सिलिक एंड R फंक्शनल ग्रुप्स. तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अम्यूनो एसिड की, वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होती हैं अम्यूनो, कार्बोक्सिलिक और R फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनकी वजह से ही जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है एक अम्यूनो एसिड की या फिर एक केमिकल प्रॉपर्टी है अम्यूनो एसिड की, उनकी फॉर्मेशन उनकी वो बनती हैं. Based on number of amino and carboxylic group, there are acidic, that is glutamic acid, and basic, that is lysine, and neutral, that is valine amino acid are present. Similarly, there are aromatic amino acid जैसे कि ट्राइरोसिन या फिर फिनाइलएलेनिन या फिर ट्रिप्टोफान, ये भी प्रेजेंट होते हैं. A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COH group.
तो एक जो प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की आयनाइजेशन की, वो इस बात पे डिपेंड करती है, इसके नेचर पे डिपेंड करती है कि NH2 और COH जो ग्रुप हैं वो उसमें कितने अटैच हैं, क्या अटैच है। सो हेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। तो अगर अलग 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 पीएच है तो अलग अलग पीएच में NH2 और COH अलग अलग क्या शो करेंगे, फॉर्म्स शो करेंगे। तो उनकी जो चेंजेस हैं स्ट्रक्चर में वो अलग अलग होती हैं डिफरेंट पीएच पे। तो बी इज़ अ ज़्विटर आयनिक फॉर्म। ज़्विटर आयन फॉर्म मतलब कि वो उसमें बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया है। तो ये एक हमें दिया हुआ है ज़्विटर आयन की प्रॉपर्टी। नाउ लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्यूबल। तो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, सो दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। अब लिपिड्स होते क्या हैं? लिपिड्स फैटी एसिड भी हो सकते हैं। जो फैटी एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो आर ग्रुप है वो प्रेजेंट है। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल और इथाइल और हाई नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। तो ये जो आर ग्रुप है ये मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है, या फिर ये इसमें बहुत ज़्यादा नंबर के CH
देन वी हैव फैट्स एंड ऑयल्स एंड लिपिड्स। तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें हमको, हमें कोलेस्ट्रॉल जो है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देन वी हैव ट्राइग्लिसराइड और जो R1 R2 एंड R3 जो फैटी एसिड हैं वो हमें दिए हैं। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फैटी एसिड जैसे कि पैल्मिटिक एसिड जो है वो दिया हुआ है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। Now in animals tissue and tissue animal tissues one notices the presence of all such categories of compound shown in 9.1। तो अब कुछ एनिमल टिश्यू में हम किस तरीके के कंपाउंड जो हम शो करते हैं, हमें इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं, लेसिथीन हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमें मिलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, हम इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। हाउएवर when one analyze plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites। इसके अलावा जब हम एनालाइज़ करते हैं प्लांट को, जब हम एनालाइज़ करते हैं फंगस को, जब हम एनालाइज़ करते हैं माइक्रोबियल सेल्स को, तो उसमें क्या होता है कि जो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स या फिर एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स या फिर कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम एक्सेट्रा, इन सबको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हुए, मतलब वो सारे कंपाउंड जो कि मतलब हम देख सकते हैं अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। While primary metabolites have identifiable functions and play known role in normal physiology processes, तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई, मतलब इनमें ना आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, आइडेंटिकल फंक्शंस होते हैं, और ये जो है ये एक रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। सो वी डू नॉट at the moment understand the role or function of all such secondary metabolites। तो हम एक पर्टिकुलर मोमेंट में ना हमको ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस या फिर उनके रोल्स हमें पता नहीं होते हैं एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन बहुत सारे जो ये चीज़ें हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कि हमने ये ऊपर देख लिया, ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, इनके ह्यूमन के वेलफेयर में बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे वी यूज़ इट एज रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सैंड्स, पिगमेंट। उसके बाद सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इसके अलावा जो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनमें इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होती है, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और आगे को कुछ सालों में भी अगर हम हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ते हैं तो हमें जो लिस्ट दी हुई है इसमें कि पिगमेंट्स जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, उन पिगमेंट्स के नाम दिए हैं। वो पिगमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गया या एंथ्रोसाइनिन हो गया, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन, कोडिनाइन एक्सेट्रा। उसके बाद टर्पिनॉइड के एग्जाम्पल क्या है, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स ये। उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स में क्या है, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, ठीक है। टॉक्सिन्स में क्या है, एबरिन, राइसिन। उसके बाद लेक्टिन्स में क्या है, कॉनकैनावेलाइन ए। फिर ड्रग्स में ये हो गए। उसके बाद पॉलीमरिक सब्सटेंस में जैसे कि रबर या गम्स या सेल्यूलोज, ये सब आते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्यूबल पूल। तो जितने भी एक फीचर्स होते हैं कंपाउंड्स के जो कि एसिड सॉल्यूबल पूल में मिलते हैं, दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, ये 18 से लेके 800 डाल्टन तक होता है। द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शंस होते हैं उनमें 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, लिपिड्स हो गए। तो ये क्या है, इनसॉल्यूबल फ्रैक्शंस हैं।
These classes of compounds, with the exception of lipids, have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. तो अब ये जो क्लासेस होती हैं इन कंपाउंड की, जैसे इसमें एक्सेप्शन है लिपिड्स, तो लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, थोड़ा कम होता है, बट इसके अलावा बाकी जो होते हैं उनका रेंज कहाँ से होता है, 10,000 डाल्टन और उसके ऊपर होता है. नाउ फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर ऑफ टू टाइप्स. अब इस रीज़न की वजह से जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दो तरीके के होते हैं. वन दोज विच हैव अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन. कुछ होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है. यूजुअली रिफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपल बायोमोलिक्यूल, विथ while those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecule or biomacromolecule. तो कुछ होते हैं जो जिनमें क्या होता है, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में होते हैं उनके कुछ एक्सेप्शन होते हैं लिपिड्स के साथ, जो कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं. Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? तो जो लिपिड्स होते हैं जो कि जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है, वो क्यों इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में आते हैं? तो ये जो होते हैं इनको हम मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन कहते हैं. अब ये लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट. लिपिड्स कम होते हैं मॉलिक्यूलर वेट में, लेकिन जो उनकी compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes. तो ये सिर्फ एक इन कंपाउंड्स की तरीके से प्रेजेंट नहीं है लिपिड्स, जबकि लिपिड्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, अदर मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं. सो व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी डिस्टरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम सेल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं उसमें. सो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्यूबल. तो अब जब हम उनको तोड़ रहे हैं और जो उनकी मेम्ब्रेन्स भी टूट रही हैं छोटे छोटे पीसेस में और ये वेसिकल्स बना रही हैं, तो ये वेसिकल्स जो होती हैं या जो ब्रोकन पीसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं. Therefore, these membrane fractions in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool. तो ये जो वेसिकल होते हैं, ये मेम्ब्रेन के जो फ्रैगमेंट होते हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल से क्या होते हैं, हम अलग करते हैं. And hence in the macromolecular fraction, lipids are not strictly macromolecule. तो जो ये जो लिपिड्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि ये अदर मेम्ब्रेन्स के साथ क्या है, उनके साथ एम्बेडेड हैं, इसीलिए क्या है ये इनसॉल्युबल हो रहे हैं. So the acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. तो अब जो हम acid soluble pool कह रहे हैं वो roughly क्या बता रहा है, हमें cytoplasmic composition बता रहा है. The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. अब ये जो macromolecules होते हैं जो हमें cytoplasm से मिल रहे हैं और जो organelles से मिल रहे हैं वो insoluble fraction में हमें मिल जाते हैं. Together they represent the entire chemical composition of living tissue और ऑर्गेनिज्म. तो ये एंटायरली हमको क्या बता रहा है, एक कंपोजिशन बता रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. इन समरी, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें समरी में ये पता चलता है कि जो केमिकल कंपोजिशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जब हम वो निकाल रहे हैं तो जो वाटर है वो क्या है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में. ओके, सो नाउ एवरेज कंपोजिशन क्या होती है एक सेल की. तो जब हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर कितना उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें 70 से 90% क्या है, वाटर प्रेजेंट है. जो प्रोटीन है वो 10 से 15% है. कार्बोहाइड्रेट 3% है. लिपिड्स कितने हैं, 2% है. जो न्यूक्लिक एसिड है वो 5 से 7% है.
और इसमें जो आयंस होते हैं वो कितने हैं, 1% है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। जो प्रोटीन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अम्यूनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन फिगर 9.3। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं बेसिकली। तो ये क्या होता है, अम्यूनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है, जो हमें 9.3 जो फिगर है उसमें शोन है। 9.3 ढूंढो आप, देयर इज नो 9.3। तो जो होगा जब हमें मिलेगा 9.3 तो हम देखेंगे। तो ये भी जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड ही बना रहा है वैसे तो। अच्छा, तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं ये बने हुए हैं इसमें। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ऊपर जाते हैं। अच्छा, सो ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अम्यूनो एसिड। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं ना वो अम्यूनो एसिड जो होते हैं उनसे जुड़ के बने हुए होते हैं। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अम्यूनो एसिड। तो अब ये जो प्रोटीन्स जितने भी बने हुए हैं ये 20 तरीके के अम्यूनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनसे बने हैं। अब ये अम्यूनो एसिड क्या है जी, ये हैं जैसे कि एलेनिन हो गया या साइटोसिन हो गया या प्रोलीन हो गया या ट्रिप्टोफान। सो अ प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। सो हेट्रोपॉलीमर मतलब है कि इसमें अलग अलग अम्यूनो एसिड क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। और अलग अलग अम्यूनो एसिड बाइंड होकर क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर की चेन बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम्स। अब जो होमोपॉलीमर होते हैं उसमें क्या होता है, एक तरीके का जो पॉलीमर होता है वो क्या है, वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अम्यूनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन यू विल लर्न दैट सर्टेन अम्यूनो एसिड इन essential for our health and they have to be supplied through our diet। तो अब ये जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अम्यूनो एसिड की, तो इसमें से कुछ असेंशियल अम्यूनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन असेंशियल अम्यूनो एसिड्स होते हैं। अब जो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अम्यूनो एसिड्स होते हैं जो हम अपनी डाइट के थ्रू क्या करने होते हैं, कंज्यूम करने होते हैं। वाइल नॉन असेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। सो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे असेंशियल है वो हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल वाले हम खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोटीन होते हैं बहुत सारे फंक्शंस करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं कुछ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और कुछ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और क्या करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। कुछ क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और कुछ होते हैं एंजाइम्स। और ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन है। तो हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें हमको कुछ प्रोटीन दिए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो प्रोटीन क्या है, जैसे कोलाजन है एक प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब कि ये क्या करता है, सेल्स के बीच में प्रेजेंट इंटरसेल्यूलर है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये है सब प्रोटीन। फिर एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती हैं जो हमारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं। हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। उसके बाद रिसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर जैसे कि रिसेप्टर किसका, टेस्ट का रिसेप्टर, स्मेल का रिसेप्टर, हार्मोन का रिसेप्टर, ये भी समटाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद है GLUT4। सो इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इट इज़ ऑल्सो एन प्रोटीन का बना हुआ चीज़, ठीक है। उसके बाद कोलाजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो जो कोलाजन होता है वो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन जो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है वो है रुबिस्को एंजाइम, दैट इज रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज
ठीक है, तो ये क्या है, बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट प्रोटीन है। और कोलाजन जो है, कोलाजन क्या है, कोलाजन पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट प्रोटीन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इज पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसेकेराइड, polysaccharides, that is carbohydrate, as another class of macromolecules। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट होता है, जिसको हम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये एक अलग क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो पॉलीसेकेराइड क्या होती हैं? लॉन्ग चेन्स होती हैं और ये शुगर की बनी हुई होती हैं। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। मतलब ये थ्रेड मतलब धागे जैसे होते हैं, जैसे कॉटन का धागा होता है ना, उस तरीके के धागे होते हैं। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स होती हैं, उनसे मिल के क्या है, ये बनते हैं। For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consist of only one type of monosaccharide। तो जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज ग्लूकोज का बना हुआ है, तो ग्लूकोज के छोटे छोटे मोनोमर्स जब इकट्ठा एक चेन में जुड़ते जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज बनाते हैं। तो सेल्यूलोज क्या है? एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस। अब स्टार्च क्या है? एक वेरिएंट है इसका। लेकिन जो स्टार्च है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्लांट की टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? ये करता है, स्टोर करता है ये एनर्जी को। सो एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। सेलुलोज तो प्रेजेंट हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। सेलुलोज की वॉल होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट की जो सेल होती है उसके बाहर सेलुलोज की वॉल होती है। अब इसी सेल्यूलोज का ही एक वेरिएंट होता है स्टार्च, जो कि उसमें फूड की तरीके से स्टोर होता है। अब ये जो वेरिएंट है ये एनिमल्स में ग्लाइकोजन कहलाता है, ठीक है। इन्यूलिन, अब इन्यूलिन एक कंपाउंड है जो कि पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे फ्रुक्टोज मिल मिल के एक इन्यूलिन की फॉर्मेशन करते हैं। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन, अब ये जो पॉलीसेकेराइड की चेन है, हम इसको ग्लाइकोजन कह दे रहे हैं। द राइट एंड ऑफ इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का जो राइट साइड होता है, जो राइट एंड होता है, उसको हम रिड्यूसिंग एंड कह रहे हैं। और जो इसकी लेफ्ट साइड होता है, जो लेफ्ट एंड होता है, उसको हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कह रहे हैं। इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। इसमें ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो स्टार्च होता है ना, वो हेलिकल की तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। अब जो स्टार्च होता है उसमें I2 मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या हो सकता है? होल्ड कर सकता है। वो जो I2 जो स्टार्च होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो सेल्यूलोज होते हैं डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। तो जो सेल्यूलोज होते हैं उनमें क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मतलब ये इसीलिए I2 को होल्ड नहीं कर सकता। और ये क्या करता है? कोई कलर शो नहीं करता। जबकि जब हम स्टार्च में जब हम आयोडीन डालते हैं ना, तो वो ब्लू कलर का दिखता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि उसमें हेलिक्स प्रेजेंट है। हेलिक्स जो है वो क्या कर रहे हैं? उस स्टार्च को क्या कर रहे हैं? होल्ड कर ले रहे हैं। इसीलिए स्टार्च का कलर कैसा होता है? ब्लू। मतलब जब उसमें आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू दिख जाता है, बट कौन नहीं दिखता है? सेल्यूलोज नहीं दिखता है। अब इसमें लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ग्लाइकोजन इस तरीके से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो अब ये जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक। तो अब ये जो पेपर हम बना रहे हैं जो कॉटन फाइबर से बन रहा है और जो प्लांट की छाल से बन रहा है, प्लांट के पल्प से बन रहा है, वो सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है। उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर। तो हमारी जो नेचर है उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अम्यूनो
शुगर और ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह अम्यूनो शुगर प्रेजेंट होती है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर जो है जैसे कि ग्लूकोसामाइन हो गया या एन एसिटल ग्लैक्टोसामाइन हो गया, ये सब इसमें प्रेजेंट होती हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स, जो ऑर्थोपोडा होता है यानी इंसेक्ट वाला जो ग्रुप है उसमें क्या प्रेजेंट है, जो उनकी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, उनकी जो एक्सोस्केलेटन है यानी कि एक तो इंडोस्केलेटन हुआ यानी कि जो स्केलेटन अंदर प्रेजेंट है बॉडी के, एक्सोस्केलेटन यानी कि जो बाहर प्रेजेंट है बॉडी के। तो वो जो बाहर वाला है एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोड्स का, वो क्या होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है और ये काइटिन जो है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। सो दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर, और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज न्यूक्लिक एसिड. So now we have nucleic acids. So the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of living tissue is the nucleic acid. अब ये जो वो वाला जो मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा है, वो उनमें से एक न्यूक्लिक एसिड भी होता है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। Together with polysaccharide and polypeptide, these comprise the true macromolecule fraction of living tissue or cell. तो ये साथ में ये क्या बनाते हैं, एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, जो कि एक ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन एक लिविंग टिश्यू में या लिविंग सेल में बनाते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। अब कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, और एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड इज़ मोनोसैकेराइड एंड द थर्ड इज़ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पहला होता है, दूसरा होता है मोनोसैकेराइड और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, हमने 9.1 में हम देखेंगे कि द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजनस बेसिस नेम एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो हमने ये देख लिया है ऑलरेडी, जो अब जब हम ऊपर देखेंगे ना, हमने ये इधर डिस्कस किया है। ये हमें दिया हुआ है एडिनोसिन, एडेनिन, यूरासिल, यूरिडीन, एडिनाइलिक एसिड, और ये सब हमको ये क्या दिए हैं, ये हमको जो दिए हुए हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड ही हैं, ठीक है। उसके बाद एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन्स। तो अब प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स करके 2 चीज़ें होती हैं। तो प्यूरिन्स क्या है, एडेनिन और ग्वानिन क्या होती हैं, प्यूरिन्स होती हैं, और इसके अलावा जो बाकी की बची हुई हैं वो सब क्या होते हैं, वो पैरामिडीन्स होते हैं। The skeletal heterocyclic ring is called as purines and pyrimidines respectively. The sugar found in polynucleotide is either ribose sugar or deoxyribose sugar. तो अगर एक मोनोसैकेराइड पेंटोज प्रेजेंट है तो वो राइबोज है, और राइबोज किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है। और अगर उसमें डाइसैकेराइड पेंटोज शुगर है तो वो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी, जो कि हमें डीएनए में मिलती है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है जो हमें डीऑक्सीराइबोज जो मिल रहा है, यही हम क्या कह रहे हैं, उसे ही हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए कह रहे हैं, और जो दूसरा राइबोज है उसको हम आरएनए कह रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अम्यूनो एसिड। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो हमने अभी मेंशन किए हैं वो कैसे होते हैं, वो हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं जो कि अम्यूनो एसिड कंटेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स different things in different context. In organic chemistry, the structural invariable refers to molecular formula. जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम कहते हैं तो जो इनवेरिएबल फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, NaCl या MgCl2 होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया या नैप्थलीन, जो मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करते हैं ना। फिजिसिस्ट कंजोर अप 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
While biologists describe the protein structure at 4 levels, तो अब हमें 4 levels पे बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, जबकि जो फिजिसिस्ट हैं वो क्या होते हैं, वो 3 डायमेंशनल व्यू दिखा देते हैं कि हाँ ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एक प्रोटीन का. सो द सीक्वेंस ऑफ अम्यूनो एसिड, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन which is the first amino acid, which is second and so on, is called primary structure. तो अब ये जो फर्स्ट अम्यूनो एसिड है या सेकेंड अम्यूनो एसिड है या आगे को जो जितने भी हैं उन सबको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं एक प्रोटीन का. अ प्रोटीन इज़ इमेजिन्ड एज अ लाइन, तो हम एक प्रोटीन को एक लाइन की तरीके से इमेजिन करते हैं. द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अम्यूनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अम्यूनो एसिड. तो जो फर्स्ट एंड होता है उसको फर्स्ट अम्यूनो एसिड से और लास्ट एंड को लास्ट अम्यूनो एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या होता है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. द फर्स्ट अम्यूनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अम्यूनो एसिड. जो इसका एन टर्मिनल होता है, जो फर्स्ट जो अम्यूनो एसिड होता है वो इसका एन टर्मिनल कहलाता है. एंड द लास्ट अम्यूनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अम्यूनो एसिड. और जो उसका लास्ट होता है वो क्या होता है, सी टर्मिनल अम्यूनो एसिड होता है. सो अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड एज रिजिड रॉड. तो जो प्रोटीन का थ्रेड होता है वो एक रिजिड रॉड की तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है. द थ्रेड इज फोल्डेड इनटू फॉर्म ऑफ हेलिक्स. इंस्टीड वो एक थ्रेड की तरीके से, एक रिजिड रॉड की तरीके से ना होने की बजाय वो कैसा होता है, वो एक फोल्डेड हेलिक्स के फॉर्म में होता है, जो कि एक रिवॉल्व्ड स्टेयरकेस जैसा दिखता है. ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. इसमें कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं प्रोटीन के जो कि हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं. इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड. तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बेसिकली राइट हैंडेड होता है. अदर रीजन्स ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोटीन है, in addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving a tertiary structure. So on the basis of their folds हमने उनको primary, secondary और tertiary बोल दिया है. So this gives a 3 dimensional view of protein. तो हमें एक जब 3 dimensional व्यू मिलता है, जब हमें टर्शरी स्ट्रक्चर्स का, वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन की. सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं उनकी सब यूनिट्स होती हैं. द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज मे बी लीनियर, स्ट्रिंग, स्फेरिकल अरेंजमेंट वन अपॉन अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और अ प्लेट, इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्वाटरनरी होते हैं. कैसे होते हैं ये लीनियर, जो स्ट्रिंग्स होती हैं स्फेयर की वो हो गई, स्फेयर्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट्स. अब जो अडल्ट का ह्यूमन का हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी कैसी होती हैं, 4 सब यूनिट्स होती हैं. 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. इसमें से 2 जो होती हैं वो आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम अल्फ़ा टाइप कहते हैं, और जो दूसरी होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बीटा टाइप होती हैं. तो इन दोनों सब यूनिट्स को मिला के क्या बनता है, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनता है. तो हम डायग्राम जो है पहले वो देख लेते हैं. तो इसमें जो प्राइमरी है वो ऐसा दिख रहा है. सेकेंडरी में क्या है, ये राइट हैंडेड होता है हमेशा और ये एक हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रहा है. टर्शरी में थोड़ा और ज़्यादा हेलिक्स का फॉर्मेशन हो गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहे हैं हमें. और क्वाटरनरी में और ज़्यादा क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है और ज़्यादा वो क्या हो गया, फोल्ड हो गया. तो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम ऐसे कह सकते हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, और ज़्यादा फोल्डेड है. तो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर. तो इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अम्यूनो एसिड आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो एक पॉलीपेप्टाइड में जो प्रोटीन्स होते हैं और अम्यूनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. विच इज़ फॉर्म्ड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अम्यूनो एसिड रिएक्ट्स विथ अम्यूनो ग्रुप. जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अम्यूनो ग्रुप से क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो वो दूसरे वाले अम्यूनो एसिड से क्या करता है, एक वाटर की मायोटी को, वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है. और ये प्रोसेस क्या होती है, ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है.
और इसमें क्या होता है, जो मोनोसेकेराइड होता है वो लिंक्ड होता है दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना के, और वो बॉन्ड जो होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। ये बॉन्ड डिहाइड्रेशन से ही बनता है, यानी कि इसमें H2O जो है वो रिलीज हो रहा है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। अब ये जो बॉन्ड है ये दो कार्बन एटम्स के बीच में बनता है, और ये क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट मोनोसेकेराइड की फॉर्मेशन करता है। इन अ nucleic acid, a phosphate moiety linked the 3' carbon of one sugar of nucleotide to the 5' carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होती है इसमें क्या होती है, जो 3' वाली कार्बन की शुगर होती है वो 5' वाली कार्बन की शुगर के साथ क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करती है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है फॉस्फेट और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, वो दोनों जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं वो एस्टर बॉन्ड होता है। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो एस्टर बॉन्ड होते हैं आइदर साइड में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के, इनको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं बेसिकली। सो न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लिक एसिड में ना बहुत ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्जिबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज़ द फेमस वॉटसन एंड क्रीक मॉडल। तो हमें 12th में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है वॉटसन एंड क्रीक मॉडल, हमें पूरा डीएनए में मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर और उसमें हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये जो फेमस मॉडल दिया है वॉटसन एंड क्रीक ने दिया है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए का। सो दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। और इस मॉडल में हमें ये पता चलता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में मिलता है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल। और इसमें जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में ये रन करते हैं। द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट एंड शुगर चेन। तो इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट और शुगर चेन की बनी हुई होती है। द नाइट्रोजन bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside। तो जो इसका नाइट्रोजन बेसिस होता है वो प्रोजेक्ट करता है इसको परपेंडिकुलरली। जो ए और जी होते हैं वो एक स्ट्रैंड में क्या होते हैं, कंपलसरी बेस पेयरिंग करते हैं, और जो टी और सी हैं वो बेस पेयरिंग करते हैं रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर स्ट्रैंड। तो जो एडिनिन होता है उसके सामने क्या आएगा, थायमीन आएगा, और जो ग्वानिन है उसके सामने क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। और एडिनिन और थायमीन डबल बॉन्ड बनाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। सो ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस। इसमें एक एक जो स्ट्रैंड है वो एक हेलिकल स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी की तरह, एक हेलिकल, एक जो हेलिक्स की तरह जो सीढ़ी होती है वैसे प्रेजेंट होता है। ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसेस। और इसमें जितने भी एक जो एसेंट है यानी कि ये जो एक उतार है वो एक बेस की तरीके से क्या करता है, रिप्रेजेंट होता है। एट ईच स्टेप एसेंट द स्टैंड टर्न्स 36 डिग्री, और ये 36 डिग्री पे टर्न्ड होता है। वन फुल टर्न ऑफ हेलिक्स स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स एंड 10 बेस पेयर्स। एक उसमें कितने हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, और इसका एंगल कितना है, 36 डिग्री है। देन वी हैव अटेम्प्टिंग ड्रॉ अ लाइन डायग्राम। जो इसका पिच होता है वो 34 डिग्री का होता है, और जो बेस पेयर के बीच में होता है वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम इसमें डिस्टेंस होती है। सो दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विच विद द अबव मेंशन सेलिएंट फीचर इज कॉल्ड बी डीएनए। तो इसको हम बी डीएनए कहते हैं। जो ऊपर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं ये जो जिनको सेटिस्फाई कर रहा है वो बी डीएनए होगा। इन हायर क्लासेस यू विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर देन अ dozen of DNA named after English alphabet with unique structural feature। अभी हम बहुत सारे टाइप के DNA जैसे Z DNA हो गया, B DNA हो गया,
तो ये इनके अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स में इनको दिए हुए हैं, तो इन ये जो डीएनएज़ होते हैं ना, इनके अलग-अलग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, अलग-अलग स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। ह्यूमन में भी डीएनए प्रेज़ेंट होता है। तो ये एक हो गया डीएनए का। देन वी हैव द नेक्स्ट कांसेप्ट व्हिच द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज़ डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्ट्रेंट, दैट इज़ द कांसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज़्म।